हेलो एवरीवन, विश्वगुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आप लोग देख सकते हैं कि बोर्ड पर मैंने क्लास 9th के लिए जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसको नोट कर रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अब आपको मैथ के लिए भी बीच बीच में क्लासेस मिलती रहेंगी और जल्दी ही मैं क्लास 10th की क्लासेस भी मैथ के लिए स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है? तो और मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूँ कि यदि आपने मैथमेटिक्स के सारे क्लास बहुत अच्छे से पूर्ण मनोयोग से यदि आपने समझे, अपने डाउट्स आपने मुझसे क्लियर किए, तो आपको कभी भी कोई समस्या नहीं रहेगी। इस क्लास में नहीं, आगे जब आप हायर क्लासेस में भी जाएंगे तो भी जब भी आपको बेसिक मैथमेटिक्स की बात आएगी तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो मैं गारंटी देता हूँ कि अदर जो बच्चे होंगे उनके कंपैरिजन में हायर होगा। ठीक है? तो ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूँगा, सीधे बात करता हूँ सिलेबस की। क्लास 9th का सिलेबस क्या है और उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है? तो सबसे पहले देखिए, क्लास 9th में जो पहला चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। अब इस चैप्टर में हम लोग किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे? तो संख्या पद्धति में अगर देखा जाए तो हम लोग मूल रूप से परमेय संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है, और अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं, इसके बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ इन परमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार से दर्शाया जा सकता है, इसकी एक आवर्धन विधि होती है, उत्तरोत्तर आवर्धन विधि, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो परमेय संख्याएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। किस प्रकार से परमेय संख्या को दशमलव संख्या में बदला जाता है, इसकी भी बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं अगले चैप्टर की, बहुपद की, तो इसमें सबसे पहले तो हम लोग यही जानेंगे कि बहुपद क्या होता है, बहुपद को हम कैसे परिभाषित करते हैं। इसके अलावा बहुपद जो होते हैं, बहुपद यानी बहुत से पद, तो एक पद भी हो सकता है, दो पद भी हो सकते हैं, तो हम बोलते हैं एक पदीय बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। इस तरीके से शून्य बहुपद क्या होता है, हम इसकी भी चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ गुणनखंड प्रमेय क्या होती है या शेषफल प्रमेय क्या होती है, हम इसकी भी बात करेंगे। ठीक है? गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय की भी बात करेंगे। किस प्रकार से जो बीजीय व्यंजक होते हैं उनका गुणनखंड किया जाता है, इसकी भी चर्चा करेंगे। सर्व समीकाएँ क्या होती हैं और उनका क्या अनुप्रयोग होता है, इसकी भी इसी चैप्टर में बात की जाएगी। बात करें अगर निर्देशांक ज्यामिति की, तो इसमें हम लोग मुख्य रूप से जानेंगे कि कार्तीय तल क्या होता है और उस कार्तीय तल में किसी भी बिंदु को हम किस तरह से दर्शाते हैं, यानी बिंदु की स्थिति का हम कैसे पता लगाते हैं, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर हम बात करते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण की, तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि रैखिक समीकरण क्या होते हैं, फिर एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं और दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, कैसे इनको हल किया जाता है, हल करने की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। इसके साथ साथ जब हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों की बात करते हैं तो हम इन समीकरणों को ग्राफीय विधि द्वारा किस तरह से हल कर सकते हैं, इसकी बात इसमें की जाएगी। तो हम मुख्य रूप से देखेंगे तो समीकरणों का हल कैसे ज्ञात किया जाता है, हम इसकी बात करेंगे। ठीक है? यूक्लिड की जो ज्यामिति का परिचय है, इसमें मुख्य रूप से आपको ये पढ़ना है कि ज्यामिति का विकास कैसे हुआ, विभिन्न जो गणितज्ञ हुए हैं उन्होंने किस प्रकार से ज्यामिति के विकास में अपना अपना योगदान दिया है, कौन कौन सी अभिधारणाएं होती हैं, कौन कौन से अभिगृहित होते हैं, अभिगृहित और अवधारणा में क्या अंतर होता है, इन सब के बारे में चर्चा की जाएगी यूक्लिड की ज्यामिति का
परिचय। यानी इसमें मुख्य रूप से हमें पढ़ना है कि ज्यामिति का विकास कैसे हुआ है, किस तरह से ज्योमेट्री को एक गणित की अलग शाखा के रूप में मान्यता मिली है। यदि बात करें रेखाएं व कोण की, तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि कोई रेखा क्या होती है, रेखा को कैसे परिभाषित करते हैं, और रेखा को परिभाषित करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बिंदु को जानना। तो बिंदु की असल में क्या अवधारणा है, क्या कंसेप्ट है, उसको समझेंगे। फिर बिंदु के माध्यम से हम लोग किसी लाइन को, रेखा को या रेखाखंड को परिभाषित करेंगे। दो रेखाखंडों के बीच में कैसे कोण बनता है, कोण कितने प्रकार के होते हैं, समांतर रेखाएं क्या होती हैं, लंब रेखाएं क्या होती हैं, त्रियक रेखा क्या होती है, और जब दो समांतर रेखाओं को त्रियक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं, संगत कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, इन सब की चर्चा की जाएगी बहुत ही बेहतर तरीके से। तो इसमें मूल रूप से हम क्या पढ़ेंगे, कोणों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि कोण क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। बात करते हैं अगर हम अगले चैप्टर की, तो ये है त्रिभुज, और त्रिभुज में हम लोग मुख्य रूप से सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सर्वांगसम त्रिभुज यानी दो त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज कब कहे जाते हैं, उनके बीच में ऐसी कौन कौन से कंडीशन होते हैं, कौन से प्रतिबंध होते हैं, क्या शर्तें होती हैं कि हम दो त्रिभुजों को सर्वांगसम त्रिभुज कह सकते हैं। तो हम जानेंगे कि सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं और सर्वांगसम होने की क्या कंडीशन होती है, ठीक है। और भी त्रिभुजों के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम बात करते हैं चतुर्भुज की, तो चतुर्भुज में हम लोग सबसे पहले तो ये जानेंगे कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। चतुर्भुज के प्रकार, तो हम लोग चतुर्भुज के प्रकार के बारे में जानेंगे। इसके अलावा हम जानेंगे कि कोई बहुभुज क्या होता है और बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज, सम बहुभुज। इसके अलावा इसमें कुछ प्रमेय भी, थ्योरम भी होती हैं। मध्य बिंदु की प्रमेय, मध्य बिंदु की जो प्रमेय है उसका विलोम होता है, अपोजिट होता है, या अंताखंड प्रमेय होती है। तो इन सब प्रमेय के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। अगला चैप्टर आप देख सकते हैं समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अब समांतर चतुर्भुज में अगर हम देखें तो कौन कौन आते हैं, आयत भी आता है, वर्ग भी आता है, सम चतुर्भुज भी आता है और समांतर चतुर्भुज भी आता है। ये सारे के सारे समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो इन सब के हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में जानेंगे, और विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों के क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किए जाते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। बात करते हैं अगले चैप्टर की, जिसका नाम है वृत्त। तो इसमें हम लोग वृत्त से संबंधित सारी बातें, एक वृत्त क्या होता है, वृत्त को कैसे बनाया जाता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त खंड क्या होता है, जीवा क्या होती है, ठीक है ना। तो जो वृत्त खंड होते हैं वो क्या होते हैं, या त्रिज्य खंड क्या होते हैं, एकांतर वृत्त खंड क्या होते हैं, और वृत्त खंड में जो परिधि पर बनने वाले कोण होते हैं उनके बीच में क्या संबंध होता है, इन सब के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। रचनाओं में हम लोग क्या जानेंगे, रचनाओं में हम ये जानेंगे कि कोई भी जो रेखा होती है उसका हम लंब समद्विभाजक कैसे खींचते हैं। यानी किसी रेखा को, जैसे मान लीजिए ये रेखा है, ठीक है, ए से बी तक, तो हमें इस रेखा को क्या करना है, द्विभाजित करना है, दो भागों में बांटना है। तो एक ऐसी रेखा खींचनी है जो इसे दो भागों में बांटे और इसके लंबवत हो, तो इसे हम कहते हैं लंब समद्विभाजक। तो लंब समद्विभाजक कैसे खींचा जाता है, कोण समद्विभाजक, जैसे मान लीजिए कोण है एक, ठीक है, ये कोण है, और कोण समद्विभाजक का मतलब हुआ ऐसी रेखा खींचना जो इस कोण को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट दे। तो कोण समद्विभाजक कैसे खींचा जाता है, रचना कैसे की जाती है। विभिन्न प्रकार के जो त्रिभुज होते हैं उनके हमें कुछ अंग दिए जाएंगे, जैसे
2 भुजाएं दी जाएंगी, 1 कोण दिया जाएगा, या 2 कोण दिए जाएंगे, 1 भुजा दी जाएगी। तो विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों की रचना कैसे की जाती है, इसके बारे में बात करेंगे। हीरोन का सूत्र क्या होता है, हीरोन का सूत्र क्या होता है और इसके क्या अनुप्रयोग हैं, इसका क्या हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसके द्वारा हम कैसे चतुर्भुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यानी जो हीरोन का सूत्र होता है वो मुख्य रूप से क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो हम इसकी बात करेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, देखिए इसके लिए पहले हम कुछ ज्यामितीय आकृतियाँ आपको समझाएंगे। घन, घनाभ, गोला, शंकु, बेलन, ये सब क्या होते हैं, पहले तो इसकी चर्चा करेंगे। इसमें पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है, समतल पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, और उनके हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, इसके अलावा इनके हम आयतन कैसे ज्ञात करते हैं, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिर आपका अगला चैप्टर है सांख्यिकी। तो सांख्यिकी जो होती है वो आंकड़ों का अध्ययन होती है, स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स, आंकड़ों का अध्ययन। जब बहुत सारे आंकड़े हमें दिए जाते हैं तो उनको पढ़ पाना, उनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना, ठीक है ना, जिस गणित की शाखा के अंतर्गत हम जानते हैं वो कहलाती है सांख्यिकी। तो सांख्यिकी में हम लोग आंकड़ों के बारे में जानेंगे। आंकड़ों का परिसर क्या होता है, उनकी रेंज क्या होती है, उनकी बारंबारता कैसे ज्ञात की जाती है, बारंबारता की सहायता से बारंबारता बंटन कैसे बनाया जाता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें क्या होती हैं, सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है, समांतर माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होती है, बहुपद क्या होता है, और इनको हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में हम सांख्यिकी में चर्चा करेंगे। और आपका लास्ट चैप्टर होगा प्रायिकता। प्रायिकता से मतलब होता है किसी भी घटना के घटित होने की संभावना कितनी है, उसे हम कहते हैं प्रायिकता। तो प्रायिकता से संबंधित जो बहुत सारे सूत्र होते हैं या बहुत प्रकार के प्रतिबंध होते हैं, हम इसकी चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ प्रायिकता में अधिकतम प्रायिकता किसी भी घटना के लिए क्या हो सकती है या न्यूनतम प्रायिकता क्या हो सकती है, इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से समझेंगे। तो आप लोग ये मान लीजिए कि आपका सिलेबस ये काफ़ी डिटेल में है, काफ़ी बड़ा सिलेबस है, कोई छोटा सिलेबस तो नहीं कहूँगा मैं। और मेरे पास इतना वक्त नहीं है अभी कि अभी ये नवंबर का महीना चल रहा है और दिसंबर, जनवरी 2 महीने होते हैं। फरवरी में जो है वो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम होता है हाई स्कूल का। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता हूँ कि इतने कम समय में मैं आपके हाई स्कूल का ये और 9th का सब कंप्लीट सिलेबस करा दूँगा। लेकिन बेटा देखिए, ये कोई रेगुलर क्लास नहीं है, ये एक ऑनलाइन क्लास का माध्यम है। और इसमें मेरा जो उद्देश्य है, मेरा जो पर्पज़ है वो ये है कि सारा जो सिलेबस है वो पढ़ा करके YouTube पर डाल देना, जिससे मेरे जो बच्चे हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं या जो नए बच्चे हमसे ऑनलाइन माध्यम से जुड़ते हैं, उन्हें वो जानकारी मुफ्त में हासिल हो सके, जिसके लिए आप महंगी महंगी फीस ट्यूशन में भरते हैं। बस मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आप लोगों तक अपनी बात, अपना जो ज्ञान है वो आप तक मुफ्त में पहुंचाना चाहता हूं। और मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। तो ये सिलेबस तो काफ़ी लंबा है, बहुत जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है। इसके साथ साथ एकांतर क्रम में आपके साइंस की क्लास भी चलते रहेंगे और बीच में कुछ स्पेशल क्लास भी चलेंगे। तो कोशिश करता हूँ कि ये सिलेबस आपका जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए। लेकिन एक बात का मैं आपसे वादा करता हूँ कि यदि आपने मैथमेटिक्स की क्लासेस को बहुत अच्छे से समझा, जो भी आपको समझ में नहीं आया वो आपने कमेंट के माध्यम से या ग्रुप में अपनी पोस्ट के माध्यम से मुझसे क्लियर किया, तो आप ये यकीन मानिए कि मैथमेटिक्स कभी भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं कर पाएगा। तो ये है आपकी क्लास 9th का मैथ का सिलेबस। मैं जल्दी ही क्लास 10th का सिलेबस डिस्कस करूँगा और क्लास 10th के लिए भी मैथ की क्लास स्टार्ट कर दूंगा। क्लास 9th से कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने का जो मेरा उसके पीछे पर्पज होता है या उसके पीछे जो मोटिव होता है वो ये होता है कि जब कोई भी बच्चा बेसिक से चीज़ों को पढ़ेगा तो उसे आगे की चीज़ें ईजीली समझ में आ जाती हैं। यदि मैं सीधे इंटरमीडिएट को पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो आप यकीन मानिए कि ऐसे बच्चे जो इंटरमीडिएट के हैं, जिनका बेस बहुत वीक है, जिन्हें 9th 10th या 11th में कुछ
नहीं आता जाता है, उन्होंने सही से नहीं पढ़ा हुआ है, तो ये मान लीजिए उनको इंटरमीडिएट का कुछ भी पढ़ा हुआ समझ में नहीं आएगा। इसलिए मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि सारे बच्चों को मेरी जो बात है वो क्लियरली समझ में आ जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो उसके लिए मैं क्लास 9th से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो आज का ये सिलेबस डिस्कशन है। मैं कल से हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली मैं मैथमेटिक्स की ही क्लास लेकर के पहली आऊँ, ठीक है ना। अच्छा, एक बात मैं और बता दूँ कि मेरे यहाँ मेरे भाई की शादी है, तो अभी नवंबर में एक प्रोग्राम है, उसके बाद उसकी शादी जनवरी में है, तो थोड़ा मैं ज़्यादा बिजी भी रहूँगा और मैं इसके लिए सॉरी कहूँगा कि हो सकता है बीच में आपके मैं कम क्लासेस ले पाऊँ, क्योंकि वो भी सब मेरी जिम्मेदारी होती है। बाद बाकी मैं कोशिश अपनी तरफ से पूरी करूँगा कि आपकी क्लास ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। डिस्टर्ब तो होंगी, ये तो फॉर श्योर है, ये तो गारंटेड है, डिस्टर्ब होंगी, लेकिन ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो ये मेरी कोशिश रहेगी। तो आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा, एंजॉय करते हुए पढ़िएगा। कभी भी ना पढ़ाई को बोझ मत समझिए, उसे अपनी एक ड्यूटी मत समझिए कि बस हमें ये पढ़ लेना है, नहीं, उसको आप इंजॉय के साथ कीजिएगा। पढ़ाई को आप खुश होकर के मज़े लेकर के पढ़िएगा। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ, आपको कभी भी पढ़ाई से बोर नहीं होगा, यानी आप कभी परेशान नहीं होंगे, आपको कभी बोरिंग नहीं लगेगी पढ़ाई, और आप बहुत मेहनत करके पढ़ेंगे और जिसका परिणाम आपको दूरगामी भविष्य में ज़रूर दिखेगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक प्रॉपर क्लास के साथ। एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए। यदि आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही हैं, चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कराइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल।